हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज का जो टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो बहुत स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत सारे जगह पर यूज़ होता है और ये सब्जेक्ट भी बहुत यूज़फुल है। वेदर वी टॉक अबाउट इन मैनेजमेंट सेक्टर, अगर आप जाना चाहते हैं मैनेजमेंट सेक्टर में, कोई इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो एचआर की नीड होती है, तो इसकी नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। एमबीए जो लोग करते हैं उसमें भी एचआर सब्जेक्ट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये हम जितने भी फंडामेंटल हैं एचआर के, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं और एक्सपीरियंस के बेस पर इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। कौन से एक्सपीरियंस एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन के बिहेवियर के बिहाफ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया जाता है। एंड इसका मोटिव होता है और इसलिए डिज़ाइन करा जाता है कि प्रोग्राम को इसलिए डिज़ाइन करा जाता है क्योंकि मैक्सिमाइज से ज़्यादा मैक्सिमाइज हो, पर्सनल लेवल पर चाहे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर डेवलपमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन का, और इसके साथ ही साथ इंडिविजुअल का भी। सो ये इसका एम होता है। सो इट इज़ सच अ प्रोसेस बाय विच द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर बाउंड टुगेदर। मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं, पीपल हैं, पर्सनस हैं, जो भी लोग हैं, वो सारे कहीं ना कहीं इनका इंटीग्रेशन करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। जब इंटीग्रेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो काम अच्छे से हो पाएगा और वर्क ईजी वे में कर पाएंगे विद मोटिवेशन। सो इनका यही ऑब्जेक्टिव होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं एंड कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग करने के साथ साथ कैसे हमें प्रिक्योरमेंट के साथ प्रोडक्शन करना है एचआरएम में, ये सब एचआरएम में हमें पता लगता है और एचआरएम ये सिखाता है। एंड किस तरह से रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना है इन द बेस्ट मैनर। सो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करा जाता है एचआरएम में। इसके साथ ही साथ क्या होता है, इसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि पर्सनल मैनेजमेंट आता है। पर्सनल मैनेजमेंट मतलब कोई इंडिविजुअल का कैसा कैरेक्टर है, उसका कैसे मतलब वो रहन सहन है, कैसा बिहेवियर है, ये होता है पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट की बात करें तो पर्सनल मैनेजमेंट इज़ एन इंटीग्रल बट डिफरेंट होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होता है पर्सनल मैनेजमेंट। कैसे डिफरेंट होता है? क्योंकि जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनके काम करने का तरीका अलग होता है और ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके बिहाफ पर ऑर्गेनाइजेशन चलती है। तो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं आपस में दोनों के कैरेक्टर। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो दोनों को, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे रिलेशन बनाना है, ये सिखाता है एचआरएम। सो बेसिकली पर्सनल मैनेजमेंट इज़ एन एक्सटेंशन हम कह सकते हैं ऑफ जनरल मैनेजमेंट, दैट ऑफ प्रमोटिंग एंड स्टिमुलेटिंग एवरी एम्प्लॉय टू मेक हिज फुलेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द पर्पस ऑफ अ बिजनेस। ये हम अभी तक हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। अगर हम कंक्लूड करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट दोनों एक ही कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, इसलिए एक ही माना जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट एक ऐसा पार्ट है मैनेजमेंट का जो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स से ही रिलेट करता है। एंड इसमें बहुत सारे एंटरप्राइज होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो काम करते हैं। द ऑब्जेक्ट क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट होता है रिक्रूटमेंट कैसे करना है, रिक्रूटमेंट करने के साथ साथ डेवलप कैसे करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड रिटेन कैसे करना है एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, लीडिंग हो गया। परफॉर्मेंस के लिए कैसे हमें बूस्ट करना है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के लिए एंड वर्कर की परफॉर्मेंस के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये बेसिकली ओवरऑल
मैप हो गया HRM का डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन हो गया HRM का। अगर हम फीचर की बात करें, व्हाट आर द फीचर ऑफ HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन लेट्स डिस्कस वन बाय वन, इन विच फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट। सो पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट। अब जनरल मैनेजमेंट कैसे है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट। क्यों है? बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट अ पार्ट ऑफ वर्कर एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, और जो उनका एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे परफॉर्म कराना है। इसीलिए जनरल मैनेजमेंट का पार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड दीज वर्कर एंड एम्प्लॉयज़ आर ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर एंड एम्प्लॉय पूरी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, और इन्हीं से रिलेटेड होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन एम्प्लॉयज़ से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, पर्सन से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। रिसोर्सेज जो यूटिलाइज हो रहा है, जो हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो होते हैं रिसोर्सेज, और काम कर रहे हैं वर्कर, वो होते हैं ह्यूमन। इसलिए कहीं ना कहीं जनरल मैनेजमेंट का पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो फीचर है वो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेफिनेट सी बात है, डेवलपमेंट होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी लोग वर्क कर रहे हैं, ह्यूमन वर्क कर रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं, रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है। इसलिए डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ये फीचर है, जिसमें मैनेजमेंट के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। एफर्ट लगाते हैं ह्यूमन, अपने बेस्ट मैनर में काम करते हैं, एंड टू प्रोवाइड बेस्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ टू वर्कर। HR जो होते हैं वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं वर्कर के लिए, किस तरह से काम करना है, किस मैनर में प्रोडक्शन करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। नेक्स्ट जो फीचर है वो है हारमोनियस रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसका मेन मोटिव होता है कि कैसे हारमोनियस वे में काम कराया जाए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हारमोनियस रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन में जो होते हैं ये सारे रिसोर्सेज एंड ह्यूमन, उनके रिलेशन को कैसे बरकरार रखा जाए, ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिखाता है। एंड इट स्ट्रेसेस अपॉन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वीट रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो इसके साथ ही साथ लेबर एंड मैनेजमेंट का कैसे मैनेजमेंट करना है ये HR सिखाता है। यूजेस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन करा जाता है HR की मदद से, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ पास्ड अपॉन द सेम प्रिंसिपल्स दैट आर यूज्ड इन जनरल मैनेजमेंट। जो जनरल मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं वही प्रिंसिपल्स HR में यूज़ होते हैं, तो कहीं ना कहीं जनरल मैनेजमेंट का पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो फीचर है वो है ये डील करता है लेबर यूनियन से भी। लेबर यूनियन से भी डील करता है। लेबर यूनियन का काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो डील करता है लेबर यूनियन से। अब लेबर यूनियन क्या है आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। लेबर यूनियन पर मैंने पूरा एक टॉपिक बनाया है, जिसमें लेबर यूनियन हेल्प करती है, प्रिवेंट करती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए, जिसमें स्ट्राइक हो जाता है, कहीं ना कहीं लेबर होती है वो स्ट्राइक पर बैठ जाती है, लॉकआउट हो जाता है ऑनर की तरफ से। इस तरह से बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, तो उनको मैनेज करती है लेबर यूनियन। दीज यूनियंस हेल्प इन सॉल्विंग द लेबर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। इसलिए लेबर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है, सॉल्व करती है लेबर यूनियन। तो ये भी कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है लेबर यूनियन। एक डील कर ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो कहीं ना कहीं लेबर यूनियन से भी डील करता है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि ये क्या है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द मैटर रिलेटेड विद एम्प्लॉयज़। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी ड्यूटी वहीं तक होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं तक होती है, वही डिपार्टमेंट तक। तो ये डील करते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से। HR जो होते हैं वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से डील करते हैं। नेक्स्ट जो हम अगर अब बात करें, हमने अभी बात करी इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ HRM
हमने उनके फीचर की बात करी, जिसमें जनरल मैनेजमेंट का पार्ट होता है HRM एंड डेवलपमेंट हो रहा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, एंड इसके साथ हारमोनियस रिलेशनशिप बने रहे होते हैं। यहाँ पर मोटिव होता है कि लेबर या फिर एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कैसे रिलेशन है इनको मेंटेन करना HRM का काम होता है, ये सिखाता है। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो हमने फीचर पढ़ा था, प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट यूज़ करे जाते हैं HRM में, एंड ये डील करता है लेबर यूनियन से भी। HR एंड डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहीं ना कहीं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तक ही रहती हैं। नेक्स्ट जो बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लेट्स डिस्कस वन बाय वन, इन विच फर्स्ट इज टू गेट द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। मतलब कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव होता है इसका कि इंटीग्रेट करना एम्प्लॉयज़ एंड ग्रुप ऑफ वर्कर, हर एम्प्लॉय को इंटीग्रेट करना ऑर्गेनाइजेशन के साथ में और कॉमन गोल की तरफ आगे बढ़ाना, ये होता है HR का काम। बाय रिकंसाइलिंग इंडिविजुअल या ग्रुप विद दोज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ मैनर दैट द एम्प्लॉयज़ फील अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट। एम्प्लॉयज़ क्या है, इन्वॉल्वमेंट फील करे, उनको उसको पॉजिटिव फील हो, इस तरह से उसको मोटिवेट करना है। कमिटमेंट, वो अपने आप को कमिटमेंट करे कि हम ये काम करेंगे और ये वर्क को अचीव करेंगे। सो लॉयल फील करे, इस तरह से कहीं ना कहीं HR का काम होता है ये सब चीज़ें सिखाना। एंड HRM में ये सब लोग सीखते भी हैं, जो भी लोग HR बनते हैं वो ये सारी चीज़ें उनको पता होना चाहिए कि किनको कैसे हैंडल करना है, कौन सी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करानी है, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है HRM का वो होता है टू अचीव एन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का कैसे इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करना है एंड कैसे अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, ये ऑब्जेक्टिव होता है HRM का। नेक्स्ट जो फीचर ऑब्जेक्टिव है वो है टू एस्टेब्लिश एंड गेट अ सफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका काम होता है एस्टेब्लिश करना HRM का ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड गेट अ सफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का सफिशिएंट वे में कैसे हमें अचीव करना है, किसी भी टास्क के लिए कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, एंड अ डिज़ायरेबल वर्किंग रिलेशनशिप, जो हमारी डिज़ायर है उसके बिहाफ पर और जो हमारी डिज़ायर है उसको कैसे अचीव करना है, वर्किंग रिलेशनशिप कैसे बनानी है अमॉन्ग ऑल मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको इंटीग्रेट करके कैसे उनके रिलेशनशिप बेटर बनाने हैं, ये काम होता है HRM का। बाय डिवाइडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टास्क इनटू फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट लोग होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, वो अपनी अपनी जगह पर होते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं पोजीशन दी जाती हैं, जॉब दी जाती हैं, एंड क्लियर होना चाहिए किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी क्या है, अथॉरिटी किसकी क्या है, हर जॉब के लिए ये पता होना चाहिए, एंड इट्स रिलेशन क्या है अदर जॉब से। एंड पर्सनल मतलब यहाँ पर होता है एम्प्लॉय या पर्सन, जो आप 12th में पढ़ते हैं पर्सनल लोगों को पता ही नहीं होता पर्सनल क्या होता है। पर्सनल मतलब कोई भी पीपल या एम्प्लॉय या वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी लोग होते हैं वो उनको बोला जाता है पर्सनल। सो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है टू मेंटेन हाई मोरल एंड बेटर ह्यूमन रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मेंटेन कैसे करना है, हाई मोरल कैसे बनाए रखना है, बेटर ह्यूमन रिलेशन कैसे बनाए रखनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये काम होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है HRM का। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है HRM का वो होता है टू जनरेट मैक्सिमम इंडिविजुअल एंड ग्रुप डेवलपमेंट। मैक्सिमम एफर्ट कैसे लगाया जाए इंडिविजुअल के द्वारा या फिर ग्रुप के द्वारा, कैसे डेवलप करा जाए उनके काम के लिए, ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव होता है HRM का विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कौन से काम किसको इस टाइम पर कंप्लीट करने हैं, कैसे डेवलपमेंट करना है उनका, ये सारा ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं HRM का रहता है। बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट टू एम्प्लॉय, कैसे ऑफ़र करा जाता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ऑफ़र करा जाता है एडवांस में एम्प्लॉयज़ के लिए थ्रू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड बाय अदर मेजर्स। ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, इसके बिहाफ पर एम्प्लॉयज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट आर द नेक्स्ट अदर ऑब्जेक्टिव, देन टू रिकॉग्नाइज एंड सेटिस्फाई इंडिविजुअल नीड। रिकॉग्नाइज पहचानना होता है
एंड सेटिस्फाई करना होता है इंडिविजुअल की नीड्स के लिए एंड ग्रुप गोल्स के लिए बाय ऑफरिंग अ सेटिस्फैक्टरली एंड फेयर रेम्यूनरेशन देकर कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई भी होगा, मोटिवेट भी होगा और काम भी सही से करेगा। तो ये हमें HRM का ये ऑब्जेक्टिव होता है, कहीं ना कहीं फेयर रेम्यूनरेशन दे, सेटिस्फाई हो वो, उसके नीड्स फुलफिल हों, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी मेंटेन रहें इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन, चाहे हम बात करें चाहे प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच हजार्डस ऑफ लाइफ एज इलनेस ओल्ड एज, इनके बिहार पर उनके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव रहता है HRM का, सो दैट द एम्प्लॉयज़ में वर्क विलिंगली एंड कोऑपरेट टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो एम्प्लॉयज़ कहीं ना कहीं विलिंग वे में काम करें एंड कोऑपरेट करें एक दूसरे से, वर्कर और एम्प्लॉयज़ आपस में एक दूसरे कोऑपरेट करें, तभी काम हो पाएगा, तभी वर्क हो पाएगा और अचीव कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए। ये ऑब्जेक्टिव रहता है कहीं ना कहीं HR का, कैसे मेंटेन करना है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो है टू प्रोसीजर राइट टाइप ऑफ वर्कर या एम्प्लॉयज़ फॉर राइट जॉब एट द राइट टाइम। जब राइट टाइम पर राइट वर्कर, राइट एम्प्लॉयज़ या पर्सनल के लिए हायर करा जाएगा फॉर राइट जॉब के लिए राइट टाइम पर, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ फुलफिल होंगी, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफिल अचीव होंगे। तो टू प्रोवाइड राइट टाइम ऑफ पर्सनल फॉर राइट जॉब एट द राइट टाइम। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव रहता है HRM का वो होता है टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू पर्सनल टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। कहीं ना कहीं राइट टाइम इसका काम होता है HRM का प्रोवाइड करना ट्रेनिंग के लिए पर्टिकुलर पर्सनल या पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के लिए टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, जिससे कि इंक्रीज हो सके प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं HRM के। नेक्स्ट जो हम बात करें अगर नेचर की, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर वाकई आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक शेयर भी कर दें, एंड इससे क्या होगा हमें मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको फ्यूचर में वीडियोस इजीली मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अभी, कम टू अवर टॉपिक विच इज़ नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इज़ टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी, रिमेंबर क्वालिटी, एट मिनिमम पॉसिबल प्राइस। मेन ऑब्जेक्ट होता है इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी में, क्वालिटी मेंटेन रहे, मिनिमम प्राइस में, कम से कम प्राइस में क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट तैयार हो। ये ऑब्जेक्टिव रहता है और HRM का भी ये कहीं ना कहीं ऐसा नेचर रहता है, इस तरह से काम करने का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड ओनली by all the employees of the enterprise cooperate। हाँ लाइट चलेगी, सॉरी। तो हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसमें जो एम्प्लॉयज़ होता है उसका काम, HR का काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, क्वालिटी मेंटेन रहे कम से कम प्राइस में। सो दिस ऑब्जेक्ट कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द एंटरप्राइज कोऑपरेट। जब कोऑपरेट करेंगे तभी डिज़ायर रिजल्ट निकल के आएगा और सही डायरेक्शन में काम हो पाएगा। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑफ द हायर रिक्रूटमेंट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एंड ट्रेनिंग होंगी, रेम्यूनरेशन सही मिलेगा, मोटिवेट होंगे एम्प्लॉय, तभी काम हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देयर सिग्निफिकेंस की बात करें तो देयर सिग्निफिकेंस इज डिफरेंस इन द ओपिनियन ऑफ सम स्कॉलर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द सम ऑफ स्कॉलर्स फील दैट इट इज़ अ जॉब एंड डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगर हम नेचर की बात कर रहे हैं तो नेचर में सबसे पहला कैसा नेचर होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। प्रोफेशन कैसे है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? मॉडर्न फिलॉसफी कहती है मैनेजमेंट में कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशन है। कैसे प्रोफेशन है?
प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं, इसमें काम करते हैं। जो पर्सन होते हैं वो प्रोफेशनल वे में काम करते हैं। वो हैव कंप्लीट एंड डीप नॉलेज होती है उनके पास, कंप्लीट नॉलेज होती है, डीप नॉलेज होती है। इन जो काम करते हो उस फील्ड में उनके लिए कंप्लीट नॉलेज होती है। एंड अडॉप्ट करते हैं साइंटिफिक अप्रोच के लिए, साइंटिफिक अप्रोच के लिए अप्रोच करते हैं, इस वे में वो काम करते हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए प्रोफेशनल होते हैं लोग। एचआर जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं। आपने देखा होगा कोट पैंट पहन के एकदम बढ़िया करके, मूँछ कुछ ज़्यादा होंगे नहीं, दाढ़ी वाड़ी नहीं होगी, और इस तरह से प्रोफेशनल होते हैं इस तरह के लोग। तो बिकॉज ही इज़ कंप्लीट एंड डिटेल नॉलेज हाउ टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू देम मतलब अदर एम्प्लॉयज़ के लिए कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, हाउ टू प्लेस देम ऑन देयर जॉब, कैसे जॉब पर उनके लिए लाना है, एंड हाउ टू मोटिवेट देम टू वर्क मोर, ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे कराना है, कैसे मोटिवेट करना है उनके लिए, हाउ टू कंट्रोल देयर एक्टिविटीज़, सारी उनकी एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल कराना है, कैसे करना है कंट्रोल। सो दस इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। प्रोफेशनल्स लोग काम करते हैं यहाँ पर। जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं वो इसमें अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट जो बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टाफ फंक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर डिपार्टमेंट में एक एचआर होता है। ह्यूमन रिसोर्स, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। एचआर जो होता है वो रिक्रूट करता है एम्प्लॉयज़ के लिए, प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ के लिए, एंड प्लेसमेंट करता है एम्प्लॉयज़ के लिए, कैसे कौन सा वर्क किसको देना है, ये प्लेसमेंट एम्प्लॉयज़ की एचआर की जिम्मेदारी होती है। तो फिक्स देयर रेम्यूनरेशन किस एम्प्लॉयज़ को कितना देना है ये फिक्स करता है एचआर। एंड इसके साथ ही साथ डिटरमाइन भी करता है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर देम एंड टू मोटिवेट देम, मोटिवेट करता है उनके लिए कैसे वर्क कराना है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए मोटिवेट करता है। ऑर्गेनाइजेशन का पहले उसके दिमाग में रहता है कैसे ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट कराना है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचाना है, ये एचआर का काम होता है, ये मोटिव हर एचआर में होता है। तो ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज सच एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इस तरह के हर डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सो ऑल रिक्वायर एम्प्लॉयज़, हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये काम करता कौन है? एचआर हायर करता है, रिक्रूट करता है, एंड वही अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज पोस्ट देता है। नेक्स्ट जो बात करें एचआर डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कर रहे हैं अभी नेचर में, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल रिक्रूटमेंट ऑफ सूटेबल एम्प्लॉयज़। सूटेबल एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट करता है एचआर, एंड फॉर ऑल डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में एचआर रिक्रूटमेंट करता है। एंड दस इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है डिपार्टमेंटल ऑफ एंटरप्राइज। आई होप यू अंडरस्टैंड 2 पॉइंट ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, सेकंड वन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एचआर की। नेक्स्ट जो है यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। एवरी human resource management is useful in all the field of life such as industrial, social, political, religious, हर जगह इसका नीड रहती है, हर जगह नीड पड़ती है। In every field of life, support of manpower is essential and no work can be done without manpower. बिना मैन पावर के कोई काम हो ही नहीं सकता, कोई वर्क अचीव नहीं हो सकता, एंड कोई वर्क डन भी नहीं हो सकता। एज अ ट्रेन कैन नॉट मूव विदाउट इंजन, जैसे ट्रेन विदाउट इंजन के चल नहीं सकती, ऐसे ही कोई भी काम को सिमिलर वे में अगर हम बात करें तो एचआर जो होता है, एचआर डिपार्टमेंट, वो भी रिस्पॉन्सिबल रहता है कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे ऑर्गेनाइजिंग करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैन पावर लगानी है। ये सारे काम रहते हैं एचआर के। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। इसकी यूटिलिटी हर जगह रहती है, हर जगह नीड रहती है एचआर की। इम्पोर्टेंस की बात करें तो
व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, व्हाई वी नीड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज very common and this is used in everywhere. The proper or improper use of the different factor of production depend on the basis of human resources. And resources का कैसे यूटिलाइज करना है, ह्यूमन रिसोर्स नीड, ह्यूमन रिसोर्स के लिए नीड रहती है, नीड पड़ती है, डेवलपमेंट कैसे कराना है। एंड ह्यूमन रिसोर्स कैन इंक्रीज कोऑपरेशन बट इट नीड प्रॉपर एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट टू गाइड इट। ह्यूमन रिसोर्सेज HR जो होता है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट कैसे करना है, कोऑपरेट वे में कैसे काम कराना है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरत क्या है, इसके लिए ज़रूरत ये है कि इफ़िशिएंट मैनेजमेंट के लिए उसे गाइड करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस हो गया। मैनेजमेंट ऑफ मैन इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड चैलेंजिंग जॉब। मैनेजमेंट में मैन के लिए कैसे गाइड कराना है, कैसे कोऑपरेट कराना है, ये चैलेंजिंग जॉब होती है अपने आप में। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, नॉट ओनली इन मैनेजमेंट ऑफ मैन बट ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सोशल सिस्टम को कैसे बरकरार रखना है, कैसे मैनेज करना है। इफ़ द मैनेजमेंट इज़ कैरीड आउट इन एन इफेक्टिव मैनर देन मिनिमम एफर्ट के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा, मैक्सिमम रिजल्ट निकलेगा। एंड मैक्सिमम रिजल्ट निकलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी होगा एम्प्लॉयज़ के लिए, ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे एम्प्लॉयज़ एंड अचीव ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे, और जो गोल्स होंगे वो अचीव कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन। एंड द अपोजिट इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट if they are not handled properly then not used in the best way, अगर होता है इसका, अगर बाई चांस मान लीजिए हैंडल नहीं कर पाया, प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाया, या फिर बेस्ट वे में अगर वो काम नहीं करा पाया, तो रिज़ल्ट वो नहीं आ पाएगा जो वो चाहता है। एंड मैक्सिमम एफर्ट लगाने पड़ेंगे उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि रिज़ल्ट जो वो चाहता है वो निकले, विच विल बी sheer वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। अगर हैंडल नहीं कर पाएगा, प्रॉपर वे में काम नहीं करा पाएगा, तो जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, और ह्यूमन एंड फिज़िकल जो भी उनने एफर्ट लगाए हैं वो भी वेस्ट जाएंगे। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द मैन, जिसमें मैन में क्या आता है, एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं एंड ह्यूमन के रिसोर्सेज आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो दैट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई भी कराना है, काम को भी अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी सेटिस्फाई करके डेवलपमेंट भी कराना है ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल। ये सारा काम इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट की, HR की। दिस इज़ डन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा ही ये सारे काम कराए जाते हैं कंप्लीट। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं HRM के, तो जिसमें पॉइंट बाय पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, तो पहला इस तरह से इम्पोर्टेंस ये है इसका HR का, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं मेंटेन करता है हेल्दी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिलेशन को मेंटेन करता है एंड क्रिएट करता है एटमॉस्फेयर के लिए, जिससे कि हारमोनी वे में पीसफुल मैनर में काम हो एंड रिलेशन जो है वो अच्छे रहें, कोऑपरेशन बना रहे एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में, रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा निकले, हायर प्रोडक्शन हो एंड प्रॉस्पेरिटी विद इन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अंदर ऑर्गेनाइजेशन के और बाहर भी सारे काम मेंटेन रहें, ये HR करता है। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इम्पोर्टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है HRM। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है HR का, वो होता है कि इट हेल्प इन रिड्यूसिंग पर्सनल कॉस्ट थ्रू कॉन्टीन्यूस रिसर्च एंड इनोवेशन। इसमें कहीं ना कहीं कॉन्टीन्यूस रिसर्च भी होती है, इनोवेशन भी होता रहता है कॉन्टीन्यूस वे में, और इससे क्या निकल के आता है कि रिड्यूस होती है कहीं ना कहीं कॉस्ट। जो भी हम पर्सनल हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो वो उनकी कॉस्ट जो है वो कम आएगी। इसलिए ज़रूरत होती है HR की। HR को पता होता है
कम से कम कॉस्ट में कौन सा काम कैसे कराना है, इसलिए एचआर की नीड होती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एचआर, वो होता है कि इट मेक द एम्प्लॉय मोर स्किल्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग एंड रनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर देम। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी स्किल को कैसे इम्प्रूव करना है वो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग की मदद से, या बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे होते हैं उनके बिहाफ पर, उनको काम सिखाता है, वर्क कैसे करना है वो सब सिखाता है एचआर। तो इसलिए भी एचआर की नीड होती है। इसके साथ ही साथ अगर हम और इम्पोर्टेंट किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एचआर, तो वो होता है जैसे द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल्सो बेनिफिटेड इज़ ओनली एफिशिएंट एंड स्किल्ड वर्कर। एफिशिएंट एंड स्किल्ड वर्कर कैसे हायर करना है, रिक्रूट करना है, वो सब पता होता है एचआर के लिए। एंड इंडक्टेड थ्रू साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पर साइंटिफिक कहीं ना कहीं प्रोसीजर यूज़ होता है और वो एचआर के लिए पता होता है, क्योंकि अच्छे से अपनी फील्ड में उसके लिए डीप नॉलेज होती है। सारी जो नॉलेज है वो हम पढ़ रहे हैं, आगे बहुत लंबा टॉपिक रहने वाला है ये, और मैंने काफ़ी टॉपिक इस पर बनाए भी हैं। अगर आप चाहें तो विजिट करके चैनल पर 1 बाय 1 वीडियो देख सकते हैं। उसमें ओवरऑल सारे मैंने डीप फंडामेंटल्स जो हैं एचआर के वो डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है कि ये परफॉर्म करता है सारे फंक्शन के लिए, जनरल मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड लीडिंग, ये सारे काम परफॉर्म करे जाते हैं एचआर के द्वारा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है कि कैसे यूटिलाइज़ करना है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये एचआर का काम होता है बेस्ट वे में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है कि कैसे फेस करना है सारे डिफ़िकल्टी सिचुएशन को, कैसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ के लिए मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अचीव करना है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कैसे ईजी बनाना है, ये काम होता है एचआर का। एंड द ऑर्गेनाइजेशन इन अडॉप्टिंग एंड काउंटरिंग दैम, कैसे काउंटर करना है डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए, और अडॉप्ट कैसे करना है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, कैसे नीड्स के लिए हमें अचीव करना है, एंड कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, एंड थस मेकिंग द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द फियर्स कंपटीशन को कैसे हमें ओवरकम करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन में एचआर सिखाता है। सो ये इसलिए ज़रूरत होती है एचआर की। आई होप एचआरएम का इंट्रोडक्शन, फंक्शन, कैसे मतलब नेचर क्या है एचआरएम का, इसके साथ ही साथ इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। जब तक जो टॉपिक हमने डिस्कस करा है वो सब क्लियर होगा। आई होप वीडियो आपको बाकी पसंद आ रही होगी। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्योर फंडामेंटल्स हैं एचआर के। बात कर लेते हैं अब मैन पावर प्लानिंग। एचआर में मैन पावर प्लानिंग क्या होती है? जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो कहीं ना कहीं प्लान भी करता है, और प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच हेल्प बोथ ऑर्गेनाइजेशन लेवल एंड एम्प्लॉइज़ टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर रहना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, इसलिए हमें नीड होती है प्लानिंग की। सो द बेस गोल ऑफ एचआरएम इज़ प्लानिंग एंड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर के लिए कैसे प्रेडिक्ट करना है, एंड उसके बेस पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, प्रोग्राम के लिए अवॉइड कैसे करना है, प्रॉब्लम के लिए, ये सारे सॉल्यूशन का समाधान करने के लिए हम कहीं ना कहीं प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू अवॉइड स्किल डिफिशियंसीज। तो एचआरएम में प्लानिंग इज़ ऑल्सो नोन, पता होना चाहिए हमें प्लान क्या करना है फ्यूचर में, ये सब पता होना चाहिए। एंड इस कॉल्ड मैन पावर प्लानिंग, इसलिए इसको मैन पावर प्लानिंग कहा जाता है, क्योंकि मैन के द्वारा सारे काम हो रहे होते हैं और मैन के द्वारा करने होते हैं, इसलिए मैन पावर प्लानिंग कहा जाता है इन एचआरएम में। एंड एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग भी बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये एक तरह से एक ऐसी प्रोसेस होती है जो डिटरमाइन करती है, जिसके माध्यम से हम डिटरमाइन कर पाते हैं, एचआर डिटरमाइन कर पाता है एंड ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन कर पाती है, एश्योर कर पाती है दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव एन एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन कितने अवेलेबल होंगे प्रॉपर टाइम पर,
परफॉर्म कैसे करना है काम के लिए, जॉब के लिए, हर जॉब को कैसे परफॉर्म कराना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विच मीट द नीड्स ऑफ द एंटरप्राइज एंड विच प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन फॉर द इंडिविजुअल इन्वॉल्व। हर इंडिविजुअल इन्वॉल्व जो है हर जॉब पर अपनी पोजीशन पर उसको कैसे सेटिस्फाई कराना है, कौन सी जॉब को कैसे अचीव करना है, ये सब पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है और प्लान में ये सब चीज़ें रिटन वे में प्लान बनाया जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें मैन पावर के बिहाफ पर सारे काम होते मतलब सारे डिसीजन लिए जाते हैं। इसलिए मैन पावर प्लानिंग इज़ द स्ट्रैटेजी, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी होती है ये फॉर द एक्विजिशन, कैसे एक्वायर करना है, कौन से वर्क के लिए, कौन से एक्टिविटीज़ के लिए फ्यूचर में, एंड यूटिलाइज़ कैसे करना है, कौन से रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइज़ करना है, इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो प्रिजर्वेशन कैसे प्रिजर्व करना है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। सो इसका एम होता है कोऑर्डिनेट कैसे करना है एम्प्लॉयज़ के लिए, रिक्रूटमेंट कैसे करना है, रिक्वायरमेंट के जब रिक्वायरमेंट होगी तब हमें कैसे कोऑर्डिनेट कराना है, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए कैसे हमें काम कराना है। तो ये मैन पावर प्लानिंग होती है और इसी को हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी कहीं ना कहीं बोलते हैं। यस फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया होगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। ओवरऑल बेस जो है, फंडामेंटल्स हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी भी अगर कुछ रह गया है तो अब तक तो वो क्लियर हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करती है, उसकी ऐसी अप्रोच होती है कि इंटीग्रेट करना एम्प्लॉयज़ के लिए, सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ लाना एंड परफॉर्म कराना सारे काम अकॉर्डिंग टू प्लान, एंड पर्सनल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके फंक्शन होते हैं इन ऑर्डर टू सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एडिक्वेट डेवलप्ड, एंड मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ के लिए टू परफॉर्म द ड्यूटीज़, कैसे ड्यूटीज़ को परफॉर्म कराना है, एंड टास्क के लिए कैसे कंप्लीट कराना है ऑन टाइम, एंड कैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को मीट कराना है, एंड सेटिस्फाई कर कैसे होंगे इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, उनकी नीड्स जो हैं वो कैसे फुलफ़िल होंगी, गोल्स को कैसे अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को। तो ये सब पहले से डिसाइड होता है इन प्लान में। ये होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट वी डिस्कस। सो मैन पावर प्लानिंग इज़ द प्रोसेस by which we determine the manpower requirement and the means for meeting those requirements in order to carry out the integrated plan of the organization। मतलब ये है कि मैन पावर प्लानिंग में हम एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं मैन पावर के लिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है एंड ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको समझते हैं और उसके बिहाफ पर हम प्लान बनाते हैं, जिसका मेन मोटिव होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन की, मैन पावर की, उसको फुलफिल करना, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, अचीव करना, टास्क के लिए प्रोडक्शन जितना सोचा है उतना प्रोडक्शन करना, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में होता है, जिसमें इंटीग्रेट हो रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स का इंटीग्रेशन। फीचर की बात करें ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के मतलब जो फीचर होते हैं वो क्या होते हैं, तो जिसमें पहला फीचर ये होता है कि हैविंग मैन पावर इन्वेंट्री, इट इंक्लूड द इन्वेंट्री ऑफ प्रेजेंट मैन पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रेजेंट में मैन पावर कितनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड इसमें बेसिकली मैनेजर्स जो होते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि कितने पर्सन की कब ज़रूरत होगी और कैसे कौन से पर्सन से काम कराना है, एंड जिसके पास जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फ्यूचर में वो उसी के बिहाफ पर सारे काम कराएगा मैनेजर। तो ये कहीं ना कहीं फीचर होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। मैन पावर होना बहुत ज़रूरी है, बिना मैन पावर के आप काम नहीं करा सकते। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एचआर में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज प्लानिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स नीड आर based on plan on the basis of company goals, organization goals। इसके साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हैज़ इट्स ओन ऑब्जेक्टिव्स
इसके खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लाइक डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डेवलप करना है, इसके साथ साथ अपडेट कैसे रहना है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, करियर प्लानिंग ऑफ इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव्स एंड पीपल इंश्योर करते हैं, करते हैं, अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि हमें ये काम इस टाइम तक कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो फीचर रहता है वो है क्रिएटिंग प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करना है ये हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ही समझते हैं। सो कैसे एस्टिमेट करना है एम्प्लॉयज़ के कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, ये हम एस्टिमेट करते हैं पहले ही फीचर में। ये फीचर है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, जिसमें मैन पावर प्लानिंग होती है जो इंश्योर करती है दैट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन आर क्रिएटेड। प्रॉपर वर्किंग कंडीशन है या नहीं है, क्रिएट है या नहीं है, एंड पीपल शुड लाइक टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो पीपल हैं वो कहीं ना कहीं हैप्पी होकर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट है या नहीं है उनका काम करने में, उन्हें प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं हम प्लान में डिसाइड करते हैं एंड डिटरमाइन करते हैं पर्सनल नीड्स के लिए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनल नीड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल नीड्स को कहीं ना कहीं फुलफिल भी करा जाता है HR के द्वारा। HRM में ये भी ध्यान रखा जाता है। द थिंकिंग will have to be done in advance so that the persons are available at the time on time। persons एडवांस में अवेलेबल रहें, ऐसी सोच रहती है HRM की। जब ज़रूरत होगी तब पर्सन्स अवेलेबल हो जाएं, ये पहले से ही डिसाइड कर गया था प्लान में। द ऑर्गेनाइजेशन में हैव टू अंडरटेक रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग प्रोसेस, सब स्ट्रेटेजिक वे में काम होता है HRM में, मतलब बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, एंड ये सब HR के पास नॉलेज होती है। इसके साथ ही साथ एडजस्टिंग डिमांड एंड सप्लाई को कैसे एडजस्ट करना है। मैन पावर रिक्वायरमेंट हैव टू बी प्लान्ड वेल इन एडवांस एज सूटेबल पर्सन्स आर नॉट इमीडिएटली अवेलेबल। मैन पावर रिक्वायरमेंट जो है वो पहले से ही एडवांस में सूटेबल पर्सन को जब ज़रूरत हो तब अवेलेबल कैसे कराना है रिक्रूटमेंट के थ्रू, वो सब डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है HR के लिए। इन केस सफिशिएंट पर्सन्स विल हैव नॉट अवेलेबल, अगर सफिशिएंट पर्सन अवेलेबल नहीं होते हैं फ्यूचर में, तब क्या होगा, देन एफर्ट शुड बी मेड टू स्टार्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तब हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस करेंगे इन एडवांस में पहले से ही। द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पर्सनल शुड बी सीन इन एडवांस। पहले से ही हमें देखना होगा सप्लाई एंड डिमांड को कैसे एडजस्ट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, तो जिसमें मैन पावर नीड्स को फुलफिल करना होता है, फ्यूचर को देख रहे होते हैं पहले से ही, एंड प्लान बना रहे होते हैं एडवांस में फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए प्लान बना रहे होते हैं। इसके साथ ही साथ इसके रिक्वायरमेंट के बारे में भी हम पहले से ही एसेस कर रहे होते हैं। इसके साथ डिटरमाइन कर रहे होते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड कैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन की फुलफिल करनी है, ये सब हम पहले ही एडवांस में देख रहे होते हैं, प्लान बना रहे होते हैं। इसके साथ ही साथ एंटिसिपेट कर रहे होते हैं सरप्लस हो रहा है या शॉर्टेज हो रहा है स्टाफ का, एंड अवॉइड करते हैं अननेसेसरी डिटेंशंस, अननेसेसरी थिंग्स के लिए हम अवॉइड करते हैं। इसके साथ ही साथ कंट्रोल करते हैं, कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का सही से सही वे में यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके साथ ही साथ फॉर्मुलेट ऑफ ट्रांसफ़र, प्रमोशन, अदर पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं ट्रांसफ़र कैसे करना है, प्रमोशन कैसे करना है, अदर पॉलिसीज़ के लिए द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांसफ़र कब करना है, प्रमोशन कब करना है, पॉलिसीज़ कब हमें पॉलिसीज़ पर काम करना है, ये सब HR का काम होता है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बैलेंस्ड वे में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है, एलोकेट हो रहा है नहीं हो रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज का, ये ऑब्जेक्टिव होता है HR का। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंश्योर करता है रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एज व्हेन बी रिक्वायर्ड। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ वी डिस्कस नाउ why we need and what are the importance of human resource planning. Expansion plan.
प्लान को कैसे एक्सपेंड करना है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकें। एडवांस में ये हम करते हैं। Whenever there is a plan to expand, diversify the concern, then more persons will be required. ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी to take up new position. Human resource planning is essential under this situation. इसी के साथ ही साथ रिप्लेसमेंट करना है पर्सन का, तब हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की नीड होगी। लेबर टर्नओवर मतलब देयर इज ऑलवेज लेबर टर्नओवर in every organization. The degree of labor turnover may vary from concern to concern, but it cannot be eliminated altogether. There will be need and recruit new persons to take up the positions of those who have organizations. If the concern is able to forecast turnover rate precisely, then advanced efforts are made to recruit and train persons so that work done suffer for want of workers. मतलब टर्नओवर का मतलब ये है ओवरऑल कि वर्कर जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो इधर से उधर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट होती हैं, तो जो डिस्टर्ब होती है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन कैपेसिटी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, तो उसको एडवांस में तैयार रहने के लिए हमें नीड होती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। इसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, द बिजनेस इज वर्किंग अंडर चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी चेंज होंगी तो हमें एडवांस में तैयार रहना चाहिए, बिजनेसमैन के लिए तैयार रहना चाहिए। देयर में भी नीड टू गिव फ्रेश ट्रेनिंग टू पर्सनल। मशीन पर कैसे नई मशीन पर कैसे काम करना है, ये एडवांस में पहले ही तैयार रहना चाहिए। So in addition, there may also be a need to infuse fresh blood into the organization. Human resource planning will keep and help in meeting the new demand of organization. तो इसलिए हमें ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसलिए नीड रहती है हमें HRM की, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। फंक्शन की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के फंक्शन मैनेजरियल फंक्शन होता है, एंड मैनेजरियल फंक्शन के साथ साथ ऑपरेशनल फंक्शन होता है दूसरा। तो मैनेजरियल फंक्शन में क्या क्या होते हैं? मैनेजरियल फंक्शन बेसिकली इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, सो ही मस्ट परफॉर्म बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस of planning, organizing, directing, controlling in relation to his department. These functions are briefly discussed, in which first one is planning. What is planning? I hope I already discussed planning. What is planning just now? So now if I discuss again what is planning, then planning is predetermined course of action. पहले से ही बनाया हुआ फ्रेमवर्क, रोड मैप प्लानिंग होता है, जिसमें मैनेजमेंट में बहुत सारे एक्टिविटीज़ को पहले से ही एडवांस में बनाया जाता है, क्रिएट करा जाता है। सो ही मस्ट परफॉर्म द बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन रिलेशन टू हिज डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं रिलेट करके कैसे हमें प्लान करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, डायरेक्टिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। प्लानिंग क्या होता है? बेसिकली हम प्लानिंग हम एडवांस में करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। पर्सनल मैनेजरियल लेवल पर जो प्रोग्राम करने हैं वो सब हमको पहले से ही डिटरमाइन करते हैं, प्रोडिक्ट करते हैं, उसके बिहाफ पर हम प्लान करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी, रिक्रूटमेंट कब करना है, सिलेक्शन कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं प्लानिंग में। इट ऑल्सो इन्वॉल्व, जिसमें फॉरकास्ट कर सकते हैं पर्सनल नीड्स के लिए एंड चेंजिंग वैल्यू एंड ट्रेनिंग। एटीट्यूड कैसा रहेगा वर्कर का, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा रहेगा एंड एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा रहेगा। सो ये सब चीज़ें हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं एंड देयर इम्पैक्ट ऑन organization. I hope you understand what is planning. Now if we discuss what is organization, let's discuss what is organization. So a means to an end, an organization is the structure and process by which cooperative group of human being allocate its task को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एलोकेट करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन में हम डिसाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होता है कि स्ट्रक्चर बनाना। एक ऐसी प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोऑपरेट करते हैं ग्रुप के लिए, कोऑपरेटिव वे में हम काम करते हैं एंड एलोकेट करते हैं टास्क के लिए मेंबर्स के बीच में। इसके साथ ही साथ आइडेंटिफाई करते हैं रिलेशनशिप के लिए एंड इंटीग्रेट करते हैं
सारी एक्टिविटीज़ के लिए एक साथ लाते हैं और वर्क के लिए इंटीग्रेट करते हैं। इसके साथ ही साथ कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ये सब हम कर रहे होते हैं। सो एज मैनी टॉप मैनेजर्स आर सीकिंग द एडवाइस ऑफ पर्सनल मैनेजर की कहीं ना कहीं एडवाइस ली जाती है। एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कैसे रिलेशनशिप को बरकरार रखना है। एंड स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट की नीड होती है, जिसमें जनरल डिपार्टमेंट आगे या फिर और भी डिपार्टमेंट होते हैं बहुत सारे। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है, ये हम ऑर्गेनाइज वे में कैसे काम कराना है, इसलिए हमें ऑर्गेनाइजिंग की नीड होती है हर काम करते वक्त। सो दैट दे मे कलेक्टिवली कंट्रीब्यूटेड टू द अटेनमेंट ऑफ कंपनी गोल। कंपनी गोल्स को कैसे कलेक्टिवली अटेन करके अचीव करना है, इसलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है। नेक्स्ट जो है डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्ट करना, मोटिवेट करना, कमांड करना, लीड करना, एक्टिवेट करना पीपल के लिए, पीपल के बिहेवियर को एक्टिवेट करना। सो थ्रू प्रॉपर डायरेक्शन टैपिंग द मैक्सिमम पोटेंशियल, पीपल का पोटेंशियल कितना है वो हम डायरेक्ट करते हैं तब पता लगता है। तो बेसिकली कैसे कोऑपरेट करना है इफ़ेक्टिव वे में एम्प्लॉयज़ के लिए कोऑपरेट कराना है, और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को कैसे अचीव कराना है, ये सिर्फ और सिर्फ हम जब उसको मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज़ के लिए कमांड देकर, तभी हम सही वे में डायरेक्ट कर पाएंगे और तभी वो सही से काम कर पाएगा। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट वेरियस मैनेजर्स at different level as far as personal function are concerned. Human resource, these functions should be coordinated with other functions of management. next जो है वो है कंट्रोलिंग मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड प्लान है उसके बिहाफ पर करंट सिचुएशन में क्या सिचुएशन है बिजनेस की। कंट्रोलिंग इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद द प्लान के बिहाफ पर सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ये हम कंट्रोलिंग में चेक करते हैं। विच इन टर्न हैव टू फॉर्मुलेट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दस कंट्रोलिंग कंप्लीट द साइकिल, कंट्रोलिंग जो है वो कंप्लीट करती है साइकिल के लिए, एंड लीड करती है बैक टू प्लानिंग पर ले जाती है कंट्रोलिंग, जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है ऑब्जर्वेशन। कंपेयर करते हैं रिजल्ट के लिए विद द स्टैंडर्ड के साथ, जो रिज़ल्ट निकल के आता है उस रिज़ल्ट को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से, जो हमारा स्टैंडर्ड प्लान है उससे हम कंपेयर करते हैं। अगर कहीं डेविएशन पाया जाता है तो हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं इन द केस ऑफ डेविएशन, अगर डेविएशन अगर होता है तो। सो कंट्रोलिंग हेल्प द मैनेजर या पर्सनल या कोई एम्प्लॉयज़ टू एवेलुएट एंड कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट इन टर्म ऑफ वेरियस ऑपरेटिव फंक्शंस। सो जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, इसके साथ ही साथ पर्सनल रिकॉर्ड, और पर्सनल रिकॉर्ड के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स एंड पर्सनल ऑडिट, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कंट्रोलिंग में। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कंट्रोलिंग। दीज आर टॉपिक्स विच इज़ कवर्ड अंडर मैनेजरियल फंक्शन। नाउ वी डिस्कस ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में क्या होता है, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, चार फैक्टर होते हैं, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, चार। नेक्स्ट है ऑपरेटिव फंक्शन, सेकंड पॉइंट। तो ऑपरेटिव फंक्शन में क्या होता है, ऑपरेटिव फंक्शन जो है उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं जो हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, और उनके बिहाफ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है, डिपार्टमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से डील करते हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट से डील कर रहे होते हैं ऑपरेटिव फंक्शन में। तो ऑपरेटिव फंक्शन में एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट ह्यूमन को क्या टाइम पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट बेसिकली पर्सनल से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। पर्सनल डिपार्टमेंट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉपर काइंड ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट किसको कितना मिल रहा है, किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयमेंट की नीड है,
जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट। तो ये प्रोसेस के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा जाता है। बिफोर दिस प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड, इन चीज़ों से पहले इट इज़ बेटर टू डिटरमाइन द मैन पावर। मैन पावर हमें चेक करनी चाहिए, रिक्वायरमेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड क्वालिटी ऑफ पर्सनल। क्वालिटी क्या है लोगों में, स्किल है या नहीं है, उसके बिहाफ पर हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, एंड अदर जो भी प्रोसीजर रहता है वो हम उसके बिहाफ पर सिलेक्शन और पोजीशन पर उसको जॉब देते हैं एंड सेलेक्ट करते हैं राइट टाइप ऑफ पीपल फॉर द वेरियस जॉब। जिसमें प्लेसमेंट प्रोसीजर होता है, इंडक्शन, हम जब जॉब पर आ जाता है पर्सन तो उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से। तो ये सब बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं ऑपरेशन फंक्शन में, जिसमें सेकंड जो है, पहला जो हमने एम्प्लॉयमेंट पढ़ा, दूसरा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे करना है, ट्रेनिंग के थ्रू डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल फॉलो करता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, एम्प्लॉयमेंट फंक्शन के लिए फॉलो करता है। इट इज़ जो ड्यूटी होती है मैनेजमेंट की, ट्रेन करना एम्प्लॉयज़ के लिए प्रॉपर वे में, एंड टेक्निकल स्किल्स को कैसे डेवलप करना है एम्प्लॉयज़ के अंदर, कैसे डेवलप कराना है जॉब पर, ये सब काम होता है डेवलपमेंट में सिखाना। HRM में ये सब ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर आते हैं, जिसका काम होता है कि कैसे एम्प्लॉयड बनाना है, कैसे ट्रेन करना है, कैसे उनको उनका स्किल्स इम्प्रूव करनी है, एंड ऑल्सो डेवलप हिम फॉर द हायर जॉब पर कैसे पहुँचाना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सब काम कराना होता है डेवलपमेंट में। ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करना है इंडिविजुअल का। नेक्स्ट है कंपनसेशन। कंपनसेशन आप जानते हैं, दिस फंक्शन इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एडिक्वेट एंड इक्विटेबल रेम्युनरेशन। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूशन पा रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो ये सब कंपनसेशन में आते हैं। कंपनसेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सैलरी, वेजेस, बोनस एंड अदर पेज जितने भी होते हैं वो कहीं ना कहीं कंपनसेशन में आते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करें मेंटेनेंस में वर्किंग कंडीशन एंड वेलफेयर, जिसमें कैसे मेंटेन करना है, कैसे ट्रेनिंग देनी है, ये मेंटेनेंस के बिहाफ पर हम चेक करते हैं कौन सा पर्सन क्या करने के लिए कैपेबल है। नेक्स्ट जो है मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। बिना मोटिवेशन के एम्प्लॉयज़ काम ही नहीं करेगा, अपनी इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को, वर्क को लेकर इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा अगर मोटिवेट नहीं रहेगा पीपल या एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं होगा तो। नेक्स्ट है पर्सनल रिकॉर्ड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर पर्सनल रिकॉर्ड जरूर लेता है एम्प्लॉय से। ह्यूमन रिसोर्स और पर्सनल डिपार्टमेंट मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द एंटरप्राइज या इन द ऑर्गेनाइजेशन। फुल रिकॉर्ड उसके पास होता है, ट्रेनिंग से रिलेटेड, अचीवमेंट से रिलेटेड, ट्रांसफ़र से रिलेटेड, एंड एब्सेंटेज कितनी है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज़ की लेबर टर्नओवर कैसा क्या है उसका सब रिकॉर्ड, पर्सनल प्रोग्राम पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, ये सब रिकॉर्ड रहते हैं HRM के पास। ये ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है वो मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो यू कैन विजिट ऑन आवर चैनल एंड देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब रिलेशन कैसे हैं। दिस डेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इज मेनली डिस्चार्ज बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के द्वारा ही रिलेशन बनाए जाते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का हेल्प इन कलेक्टिव बार्गेनिंग, ज्वाइंट कंसल्टेशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट को सेटलमेंट करके रिलेशन अच्छे बनाए जा सकते हैं एंड डिस्प्यूट ना हो, यही ऑब्जेक्टिव रहता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। नेक्स्ट जो है वो है सेपरेशन मतलब ह्यूमन रिसोर्स में कैसे प्रिक्योर करना है, कैसे एम्प्लॉयज़ का, एंड लॉजिकल वे में लास्ट स्टेप होता है ये सेपरेशन, जिसमें पर्सन कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, हट जाता है, छोड़ देता है, वो होता है सेपरेशन। मोस्ट पीपल डू नॉट डाई ऑन द जॉब। हर पर्सन जॉब करते वक्त नहीं मरता है। द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग सर्टेन रिक्वायरमेंट ड्यू टू प्रोसेस इन सेपरेशन।
एज वेल एज एज्यूम ऐसा करा जाता है कि पर्सन वापस आ जाए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की सेहत बरकरार अच्छी बनी रहे, इमेज अच्छी रहे। द पर्सनल मैनेजर हैज़ टू इंश्योर द रिलीज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट टू द रिटायरिंग पर्सनल इन टाइम। इसलिए रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाते हैं, बोनस दिए जाते हैं, ये सब इसलिए दिए जाते हैं कि पर्सन जो है, एम्प्लॉय जो है, वो सेपरेट ना हो ऑर्गेनाइजेशन से। इसलिए ये होता है सेपरेशन। ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर ये हमने सब डिस्कस करे टॉपिक, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सेपरेशन, और जो हमने डिस्कस करे अभी। नाउ वी डिस्कस अबाउट जॉब एनालिसिस। व्हाट इज़ जॉब एनालिसिस? ये टॉपिक भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। अगर हम इसको भी इस टाइम अगर डिस्कस करें तो जॉब एनालिसिस क्या होता है इसकी बात करें तो जॉब एनालिसिस जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, जॉब एंड एनालिसिस। इसमें जॉब क्या है? जॉब जो है वो कंबाइन करती है ऑल टाइप ऑफ वर्क, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करी जाती हैं जो एम्प्लॉयज़ के लिए, वो होती है जॉब। इसके साथ एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर एनालिसिस का मीन्स क्या होता है? एनालिसिस का मीन्स ये होता है कि जिसमें हम डीप एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। इसलिए ये टर्म जो है जॉब एनालिसिस, इसका मतलब ये है कि डीप एग्जामिनेशन वेदर इन रिलेशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वर्कर रिलेटिंग टू पर्टिकुलर जॉब। डीप एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, ये होता है जॉब एनालिसिस, जॉब से रिलेटेड। इट इज़ अ कंप्लीट थॉरो नॉलेज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। द टर्म जॉब एनालिसिस जो है वो आशा करते हैं जो हमने अभी डिस्कस कराया वो आप समझ गए होंगे। जॉब एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए रिलेटिंग टू ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब, दैट इज़ जॉब एनालिसिस। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस में क्या क्या करते हैं इसकी बात करें तो इसमें आइडेंटिफाई करते हैं जॉब की इंफॉर्मेशन के बारे में, कोड नंबर के बारे में, टाइटल, ऑपरेशन एंड टास्क क्या इन्वॉल्व है जॉब में, ये सब हम इंफॉर्मेशन गेन कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग टाइमिंग, सिग्निफिकेंस, कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड सीक्वेंस। इसके साथ ही साथ लोकेशन क्या है, फिजिकल सेटिंग, हजार्ड्स तो नहीं है, डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, सुपरविजन क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, एंड अदर जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम कहीं ना कहीं एनालाइज कर रहे होते हैं। ड्यूटीज़ क्या इन्वॉल्व हैं जॉब में, ये सब हम इंफॉर्मेशन अचीव कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। इसके साथ ही साथ रिलेशनशिप ऑफ जॉब विद अदर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जॉब एनालिसिस में जो हम एनालाइज कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें कि जॉब एनालिसिस की क्या क्या प्रोसेस होती हैं तो प्रोसेस शॉर्ट में बताऊंगा मैं, लॉन्ग में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो प्रोसेस हैं वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर में, जिसमें क्वेश्चनरी मेथड जो है वो स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चनरी मेथड के माध्यम से जॉब एनालाइज करा जाता है। क्वेश्चनरी मेथड क्या होता है ये आप अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा। क्वेश्चनरी मेथड बेसिकली ऐसा मेथड होता है जिसमें हर जॉब को प्रिपेयर करा जाता है सेपरेट, एंड क्वेश्चनरी कंटेन करता है डिफरेंट क्वेश्चन के लिए रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब। डिफरेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करे जाते हैं पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, जिसमें क्वेश्चनरी जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयज़ के बीच में सारे क्वेश्चन को, एंड दीज एम्प्लॉयर रिप्लाई द क्वेश्चन। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रिप्लाई करते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर देते हैं और उसके क्वेश्चन के आंसर के बिहाफ पर एनालाइज करी जाती है कि वो जॉब के लायक है या नहीं है। आफ्टर कलेक्टिंग द क्वेश्चनरियर ही जो जॉब है एनालाइज करी जाती है एंड उसके बिहाफ पर इंफॉर्मेशन रिसीव करी जाती है। ये होता है क्वेश्चनरी मेथड। इसी की तरह इंटरव्यू मेथड होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, रिकॉर्ड मेथड होता है, एंड टेक्निकल कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस होती हैं जिसके माध्यम से जॉब को एनालाइज करा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जॉब एनालिसिस। नाउ वी डिस्कस अबाउट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल। तो रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम सर्च कर रहे होते हैं बहुत सारे पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़ के लिए, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को सर्च कर रहे होते हैं एंड एस्टिमेट करते हैं उनके लिए
बूस्ट कराते हैं उनके इंटरेस्ट को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब के लिए अप्लाई करें। जितने ज़्यादा नंबर अप्लाई करेंगे उसमें से बेस्ट कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर पाएगी। तो रिक्रूटमेंट मतलब एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जब अप्लाई करते हैं जॉब में एंड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये बेसिकली रिक्रूटमेंट होता है, जो जिसका मोटिव होता है कि ग्रेटर प्रोडक्टिविटी हायर मोरल। जिसका ज़्यादा मोरल होगा वो ज़्यादा चांसेस रहेंगे जॉब में सेलेक्ट होने के। सो बेसिकली रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट इज़ द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट मैन पावर रिसोर्सेज। इट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ अवेलेबल लेबर whom the organization can be depend it needs additional employees। जब भी एडिशनल एम्प्लॉयज़ की नीड होती है तो हम रिक्रूटमेंट करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करती है, कंपनी रिक्रूट करती है। जैसे अभी पुलिस में भर्ती निकली है, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस में भर्ती निकाली है, तो वो क्या है, रिक्रूटमेंट करा है उसने। अब उसमें एन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय अप्लाई कर सकता है, लेकिन अप्लाई तो कोई भी कर सकता है। जॉब सिर्फ उसी को मिलेगी जो बेस्ट पर्सन होगा, जो एप्लीकेबल होगा, सारे टर्म एंड कंडीशंस को फुलफिल करेगा, वही अप्लाई करने के बाद में उसी को सिलेक्शन कराया जाएगा, उसी का सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये होता है रिक्रूटमेंट, जो आपने अभी देख पा रहे होंगे। रिक्रूटमेंट मतलब पुलिस में भर्ती निकली, तो एक तरह से ये रिक्रूटमेंट है, यूपी गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट करा है। सो उसमें से जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे वो सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगी। सो बेसिकली रिक्रूटमेंट इज़ द पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेट देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बार बार बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो रिक्रूटमेंट आई होप समझ गए होंगे। रिक्रूटमेंट इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ट्रांसफ़र कर दिया एम्प्लॉयज़ का, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर दिया, एक प्रमोशन कर दिया, तो ये इंटरनल सोर्स होता है रिक्रूटमेंट करने का। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल सोर्स मतलब बाहर से व्यक्ति के लिए रिक्रूट करना, बाहर से जो अप्लाई करते हैं वो होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में मतलब कोई दूसरी कंपनी से दूसरी कंपनी में एक्सचेंज कराना, एक्सटर्नल सोर्स हो गया। या इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी से लोगों को हायर करना, ये एक्सटर्नल सोर्स हो गया। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अगर कर रहे हैं तो ये एक्सटर्नल हो गया। या फिर फ्रेंड या रिलेटिव के माध्यम से, रिलेशन के वजह से अगर कोई बाहर से एम्प्लॉय अगर लाया जा रहा है कंपनी में, तो वो एक्सटर्नल सोर्स हो गया रिक्रूटमेंट करने का। लेबर यूनियन भी एक्सटर्नल सोर्स हो गया। सो ये एक्सटर्नल सोर्स होते हैं, इंटरनल सोर्स होते हैं रिक्रूटमेंट करने के। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट। अब बात करें सिलेक्शन क्या होता है, तो सिलेक्शन बेसिकली ये होता है कि जिसमें हम रिक्रूटमेंट करने के बाद बेस्ट पर्सन जो लगता है हमें, उसको हम सेलेक्ट करते हैं जॉब के लिए, वो सिलेक्शन प्रोसेस होता है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ द बिजनेस, काइंड एंड नंबर ऑफ पर्सन टू बी एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट रेगुलेशंस फॉलो करे जाते हैं। उसके बिहाफ पर कंपनी डिफरेंट सिलेक्शन मेथड को यूज़ करती है और उसके बिहाफ पर जज करती है एम्प्लॉय के लिए वेदर जो गिवन एप्लीकेंट है वो सूटेबल है या नहीं जॉब के लिए। उसके बिहाफ पर सिलेक्शन प्रोसीजर यूज़ करा जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बिहाफ पर एम्प्लॉय के लिए सेवरल मेथड से गुजरना पड़ता है। सिलेक्शन पाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स का यूज़ करा जाता है। एटीट्यूड क्या है, नॉलेज क्या है, एंड फिज़िकल एबिलिटी क्या है, नेचर क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। तो ये सारे बहुत सारे क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सब चीज़ें चेक करी जाती हैं, तब जाके होता है सिलेक्शन। तो बेसिकली सिलेक्शन में जॉब को एनालाइज करा जाता है, रिक्रूटमेंट करा जाता है। रिक्रूटमेंट करने के साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। सो बेसिकली आई होप इंटरव्यू, ये सारे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। अगर हम इन शॉर्ट अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में, तो सिलेक्शन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एन नंबर ऑफ पर्सन्स अप्लाई करते हैं वैकेंट जॉब के लिए, एंड अप्लाई करने के बाद में कोई पता नहीं है जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। रिक्रूटमेंट ये होता है। सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कैंडिडेट को सेलेक्ट करा जाता है पर्टिकुलर जॉब के लिए। ऑफ़र देने के बाद में उनको जॉब मिल जाती है तो वो सिलेक्शन होता है।
वहीं रिक्रूटमेंट की बात करें तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि सिलेक्शन में बहुत सारे बेस्ट कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाती है। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट का एम होता है अट्रैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट करते हैं। एंड सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन में एम रहता है रिजेक्ट करने का, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रिजेक्ट करना और उसमें से कुछ ही फ्यू कैंडिडेट को पिक करना, ये होता है सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं होता है, लेकिन सिलेक्शन में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिलेक्शन एंड व्हाट इज रिक्रूटमेंट। तो हम बात करेंगे ट्रेनिंग की। अब सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट समझ गए होंगे आप। अब नया टॉपिक जो है वो ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है? वो सिंपल सा टर्म है। ट्रेनिंग एक ऐसी टर्म है जिसके माध्यम से कोई भी ऑर्गेनाइज प्रोसीजर के माध्यम से कोई भी एक पर्सन गेन करता है नॉलेज के लिए। स्किल्ड होने के लिए ट्रेनिंग की नीड होती है। अनस्किल्ड वर्कर जो होते हैं वो ट्रेनिंग की मदद लेते हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से पर्टिकुलर जॉब को सीखते हैं, वो होती है ट्रेनिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग भी कई टाइप की होती है, जैसे इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, या फिर जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, या फिर ट्रेनिंग फॉर प्रमोशन करने के लिए ट्रेनिंग की नीड होती है तो ट्रेनिंग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रेनिंग की बात करूँ तो एक होती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, एक होती है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये दो ट्रेनिंग बहुत यूज़ होती है फैक्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस में। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऐसा प्रोग्राम होता है जो कहीं ना कहीं एजुकेट करता है किसी पर्सन के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग की तरह होती है। इस ट्रेनिंग में नॉलेज भी दी जाती है, स्किल भी सिखाई जाती हैं, इसके साथ ही साथ स्किल के साथ साथ जॉब भी करते हैं और जॉब के साथ साथ उनको पे भी करे जाते हैं, कुछ सम अमाउंट भी पे करा जाता है सैलरी के रूप में। तो ये होती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अब अगर इंटर्नशिप ट्रेनिंग की बात करें तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है? इंटर्नशिप ट्रेनिंग बेसिकली जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है वो अगर हम बात करें, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एक्सपीरियंस भी इससे मिलता है, जैसे क्लासरूम की तरह, क्लासरूम स्ट्रक्चर की तरह इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं वो आपको सिखाए जाते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं सैलरी भी मिलती है। अब इंटर्नशिप ट्रेनिंग की बात करें तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है, आई होप डिस्कस करते हैं। आइए, तो इसमें एजुकेशनल ट्रेनिंग सिखाई जाती है। एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए हम वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वोकेशनल इंस्टीट्यूट में अरेंजमेंट करा जाता है इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज के लिए, और प्रोवाइड करा जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है स्टूडेंट के लिए। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में बेसिकली वोकेशनल टॉपिक्स सिखाए जाते हैं, एडवांस थ्योरेटिकल नॉलेज भी दी जाती है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। एक्सपीरियंस भी होता है इसमें ट्रेनिंग लेने के बाद में लोगों के लिए, एंड गेन करते हैं वर्क एक्सपीरियंस। तो ये होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन भी एक टॉपिक है। तो इंडक्शन ये एक ऐसा टर्म है जो कोई भी न्यू एम्प्लॉय जब भी सेलेक्ट होता है तो उसको इंट्रोड्यूस कराना पुराने एम्प्लॉय से, ये होता है इंडक्शन। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो फैमिलराइज कराता है न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन से और पॉलिसी से, एम्प्लॉय से इंट्रोडक्शन कराना, ये ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन और इंडक्शन में डिफरेंस क्या होता है इसकी बात करें तो इंडक्शन और ओरिएंटेशन जो है वो सेम है, एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंडक्शन। अगर कोई भी पूछे इंडक्शन या ओरिएंटेशन डिफरेंस, तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिमिलर है, एक ही चीज़ है, ओरिएंटेशन और इंडक्शन। नाउ वी डिस्कस अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसी प्रोसेस होती है, सिस्टमेटिक एवोल्यूशन कर रहे होते हैं, जिसमें हम किसी इंडिविजुअल का सिस्टमेटिक एवोल्यूशन कर रहे होते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड हिज जॉब एंड पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बिहाफ पर हम उसका प्रमोशन कर सकते हैं, इसलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल करा जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल का यूज़ होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करता है, फॉर्मल प्रोसीजर यूज होता है, एवेलुएट करा जाता है उसकी पर्सनैलिटीज़ के लिए, कंट्रीब्यूशन उसने कितना दिया, उसका ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं वो परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, सिक्योर इन्फॉर्मेशन रखते हैं और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनके बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं, एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन करना है नहीं करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बिहाफ पर ये सब डिसाइड होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के बाद में सैलरी बढ़ जाती है, किसी की प्रमोशन कर दिया जाता है, फीडबैक भी मिल जाता है एम्प्लॉय के लिए, एंड इसके साथ ही साथ बहुत सारे
स्टेप्स लिए जाते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के बिहाफ पर। अगर हम जॉब एवोल्यूशन की बात करें अब, तो जॉब एवोल्यूशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जॉब एवोल्यूशन के जो मेथड होते हैं वो रैंकिंग मेथड के माध्यम से जॉब एवोल्यूट करी जाती है, ग्रेडिंग मेथड के माध्यम से जॉब को एवोल्यूट करा जाता है, इसके साथ ही साथ पॉइंट मेथड के माध्यम से जॉब को एवोल्यूट करा जाता है, फैक्टर कंपेरिजन मेथड के माध्यम से भी जॉब को एवोल्यूट करा जाता है। तो रैंकिंग मेथड क्या होती है, रैंक के बिहाफ पर रैंकिंग मेथड को रैंकिंग के बिहाफ पर एवोल्यूट करा जाता है। जो ग्रेडिंग होता है वो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरह से इसके बिहाफ पर जॉब के एवोल्यूट करा जाता है। पॉइंट मेथड मतलब नंबर किसको कितने देने हैं, ये पॉइंट मेथड होता है। फैक्टर कंपैरिजन मेथड, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उनके बिहाफ पर फैक्टर कंपैरिजन में एवोल्यूट करा जाता है जॉब को। अगर हम बात करें अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की, तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मतलब बिलीफ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर कैसा है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका, ये सब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के पार्ट होते हैं। सो इट इज़ बेसिकली रिलेटेड विथ बिहेवियर एंड एथिक्स, बिलीफ इन द सेंस दैट इट इज़ लर्न फ्रॉम द अदर मेंबर। दूसरे लोगों से क्या सीख रहे हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का पार्ट है, जिसमें सोसाइटी आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज़ टोटली ऑफ बिलीफ, कस्टम्स, ट्रेडिशंस and value shared by members of organization. So the culture is basically related with these things. In organization cultures, these things are included. So on behalf of these things, organization culture is worked. So basically that's all for today. I hope this video is lot of information you get from this video, एंड बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ फ्रेंड्स। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और हमारे लिए बहुत बेनिफिट भी होगा, आपके लिए भी बेनिफिट होगा। फ्यूचर में आप इजीली वीडियोस पाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू। मिलते हैं फ्यूचर में नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।